ओके। हाँ, साथियों नमस्कार। डीएम इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की खास कड़ी में बातचीत करने जा रहे हैं जानी-मानी लेखिका, दलित मुद्दों पर लिखती हैं, महिलाओं के मुद्दों पर लिखती हैं, डॉक्टर पूनम तूषामण जी से। तूषामण जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी। और बहुत अच्छा लगा। मैं बेहद शुक्रिया करती हूँ इस चीज के लिए, क्योंकि आप जो ये चला रहे हैं इस तरह से मुहिम कि कुछ अच्छे लोगों जो रचनाकार हैं उनको आप अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं। जी, तो मुझे अच्छा लगा बहुत, और काफी मशक्कत के बाद लेकिन हम लोग कर पाए। कुछ जी दिक्कतें 2 दिन रही, का लेकिन लोगों के जी, बीच 2 दिन का प्रयास है उपस्थित हूँ ये। मैं इस मंच पर, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार पूरी टीम का। जी, शुक्रिया आपका भी कि अ, आपने समय निकाला और जी जैसे कि हमारे इस एपिसोड में हम प्रश्न लेते हैं हमारे गेस्ट से, तो मैं भी आपसे कुछ प्रश्न शुरू करता हूँ। मैं जी, पूछा स्वागत। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है कि आप कहाँ की रहने वाली हैं और आपकी शुरुआती पढ़ाई-लिखाई कहाँ पर हुई? जी, दरअसल संजीव जी, मैं क्योंकि एक दलित परिवार से आती हूँ, और दिल्ली में ही मेरा जन्म हुआ। दिल्ली में एक जगह है मोती बाग, तो वहीं मेरे जो मतलब दादाजी थे वो आर्मी में थे। तो वहाँ क्वार्टर मिलते थे, ये राजरफल एक जगह है वहां पर, तो वो क्वार्टर मिलते थे, तो उनमें पिताजी दादाजी के साथ ही थे उस समय। तो वहीं मेरा जन्म हुआ। उसके बाद हम दिल्ली में ही एक पुनर्वास बस्ती में शकरपुर में रहे। जब हुँ, अलग हुए पिताजी, तो क्योंकि पिताजी 6-7 भाई थे, तो हुँ, एक आम परिवार में सभी बच्चों की अगर शादियां हो जाती हैं तो उनको अलग कर दिया जाता है, ये नहीं सोचा जाता, क्योंकि सीमित आय है और उस सीमित आय में एक बड़े हुँ, परिवार को पालना। तो मुश्किल है। पिताजी, जी जी, तो इंदिरा आवास के तहत कुछ बस्तियां बसाई गई हैं पुनर्वास की, तो उन्हीं में से एक शकूरपुर है जहाँ मैं रही उस समय। हुँ, और मतलब मेरा पालन पोषण ये लगा लीजिए कि प्राइमरी एजुकेशन से लेकर सेकेंडरी एजुकेशन वही हुई है। उसके बाद शादी हुई, और शादी के बाद जो मेरे पार्टनर हैं, जो गुलाब जी, वो दिल्ली गवर्नमेंट में, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में है। तो बस वही है कि शादी के बाद मैं ससुराल में चली गई, और उसके बाद ये 12वीं के बाद जो रिजल्ट आता है उसमें मेरी शादी हुई। तो ये लगा लीजिए कि मने शादी के रिज़ल्ट बाद अच्छा सारी रहा। पढ़ाई है, बीए, एमए, बीएड और नेट, पीएचडी तक की, डॉक्टरेट तक की जो यात्रा है मेरी पढ़ाई की, वो सारी विवाह के बाद की है। विवाह और के बाद परिवार को बहुत अच्छी देखते बात हुए है। पूरी ये जी। जो मेरी मतलब छोटी सी जो उपलब्धि है कि जिस परिवार में कोई लड़की, पहली लड़की हूँ जिसने पीएचडी किया, कोई लड़का भी नहीं हुँ, वहां तक पहुंचा। तो हुँ, ये बस मेरी छोटी सी उपलब्धि है। बाकी लिखना पढ़ना तो रहता ही है लगातार। जी। जो सामाजिक मुद्दे हैं उनसे भी लगातार जुड़े रहते हैं। तो हुँ, यही सोसाइटी में, अपने समाज में जो कंट्रीब्यूशन है, बस इसी इतना ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अ, आप जैसे कि आपने बताया कि 12th के बाद आपकी मैरिज हो गई और जो 12th का रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा, आपने रिज़ल्ट भी बता दिया मुझे। तो आप ये बताइए जी। ये बताइए कि लिखना पढ़ना तो ख़ैर एक कॉमन चीज़ है। अ, मुद्दों पर आप लिखता है, लेकिन जो आपने थीम चुना है, जिसके लिए आप जाती हैं, जी। दलित मुद्दों पर आपका जो लेखन है, वो भी दलित स्त्री के मुद्दों पर आप लिखती हैं। तो हम्म। इस मुद्दे की तरफ आप कैसे मुड़ी और कैसे लगा कि इस पर हमें लिखना चाहिए? संजीव जी, बहुत सारे, देखिए वैसे तो मैं अपने आप को अलग नहीं मानती हूँ, जिस समाज, जिस परिवेश में मैं पली बड़ी हूँ। दरअसल वहां बहुत सारे मुझसे पहले, बहुत ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जैसे महान रचनाकार, आज उनकी पुण्यतिथि है और उनको याद भी किया गया है। हुँ, तो मैं भी उनको इस मंच से याद कर रही हूँ और उनकी स्मृति को नमन कर रही हूँ। तो दलित साहित्य में ऐसे बहुत सारे नाम हैं, महाराष्ट्र से लेके दिल्ली तक।
हम्म, कुछ मतलब जिस परिवेश में मैं थी वहां ऐसा कोई जागरूक मतलब उस तरह की प्रेरणा नहीं थी कि कोई मुझे प्रेरित करता इस चीज के लिए। बहुत बाद में जब एमए करने के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा दलित लिटरेचर और वो सब चीजें समझ में आने लगी। और बचपन से जो चीजें देखी थी, जिस परिवेश में हूँ वहां पे चीजें भोगी हैं, देखी हैं, पर लेखन में उन चीजों को लाने का जो एक प्रेरणा मिली वो उस समय मिली। और लगा कि क्यों नहीं उस चीज को लिखा जाए। जब प्रेरित हुई उनसे तो मुझे लगा मुझे भी लिखना चाहिए और हम्म, समाज के बीच में वो चीजें जानी चाहिए। बहुत सारी ऐसी घटनाएं मेरे आसपास ही घटी। मेरी बहुत सारी मैंने कहानियां लिखी हैं, मेरा कविता एक कहानी संग्रह भी है कविताओं के अलावा। हम्म, हालांकि बजरंग बिहारी जी मुझे मेरे बारे में कहते हैं कि पूनम एक साल में एक कहानी लिखती है और इसीलिए अभी तक कुल 13 कहानियां लिखी हैं जब से लिखना शुरू हम्म, किया। तो मेरा 10 कहानियों का एक संग्रह आया, मेले में लड़की। और उसकी जो 10 कहानियां हैं दरअसल वो सारे अनुभव हैं जो मैंने इस बीच पलते बढ़ते पढ़ते और समाज में जाते आते जो अपने आसपास के परिवेश से ग्रहण किए। वो घटनाएं हैं, उन घटनाओं से जो पीड़ा है अंदर की। तो जब इंसान एक तो होता है कि समाज से ग्रहण करना, परिवेश हम्म, से ग्रहण करना, और दूसरा होता है खुद भी भोगना उन चीजों को, उनसे रिलेट करना अपने आप को। तो वो सारी चीजें थी, तो वो अनुभव बिल्कुल उसी तरह से एक स्त्री होने के नाते जिस परिवेश में मैं पली बड़ी हूँ वहां पर लड़कियां कितना पढ़ पाती हैं, कितने उन्हें शिक्षा के अवसर मिलते हैं। मैं अभी आपको बता रही थी कि अपने परिचय में कि मैं अपने पूरे परिवार में 7 भाई थे मेरे पिताजी, लेकिन पूरे परिवार में खानदान में ही कोई लड़की मतलब बीए भी नहीं किया किसी ने। तो उस परिवेश में किसी का शादी के बाद तो एक प्रेरणा उस रूप में भी बनी अपने परिवार की भी और अपने इन लॉज की तरफ भी। मेरे बाद लड़कियों ने, मेरी जो भतीजी हैं, बड़े भाई साहब जो गुलाब जी के हैं, उनकी बेटी ने डॉक्टरेट किया और मतलब एक दो बच्चियों ने किया है, एमए कर रही हैं। लेकिन उनके लिए प्रेरणा मैं ही हूँ। अब ये लगा लीजिए बस इतना इतना भर मैंने किया कि उस जिजीविषा को जो एक थी कि नहीं, इस चीज को तोड़ना है कि लड़कियां नहीं पढ़ सकती हैं, शादी के बाद भी नहीं पढ़ सकती हैं। तो ये रहा। और उस चीज से प्रेरित, क्योंकि मैं मुझे पता है कि जब मैंने पढ़ाई की है तो कितने कष्टों में की है। शादी के बाद आप सोच सकते हैं कि मैं ये मेरे मेरे सास ससुर का मैं ये नहीं कह रही हूँ, वो जिस परिवेश में थे वहां पर महिलाओं को इस तरह से नहीं देखा जाता था कि वो पढ़ेंगी। तो उसी तरह की चीजें क्या करेगी पढ़ के, कौन सा कलेक्टर की सीट पे बैठना है, बच्चों को देखो, परिवार को देखो, वो सब में होता है। लेकिन एक बड़ा जो संबल मुझे मिला वो मेरे अपने पार्टनर से मिला कि उन्होंने भी ये कहा अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो इतना तो मैं कर सकता हूँ कि भाई तुम पढ़ो, तुम्हें पढ़ने से नहीं रोका जाएगा। कोई कुछ भी कह रहा है, अगर तुम चाहती हो पढ़ना आगे आगे तो पढ़ो। तो ये चीजें रही। बच्चों को पालते हुए, परिवार को देखते हुए, और किसी तरह से पढ़ाई अपनी जारी रखी और साथ साथ लिखना जारी रखा, उन सब अनुभवों को दर्ज करना जारी रखा, ताकि आगे जो अगली पीढ़ी जो आए तो वो उन चीजों से कुछ, जो मेरा अपना उद्देश्य है वो यही है कि कम से कम जब मैं ना भी रहूं तब भी उन्हें पता लगे, जो अगली पीढ़ी आए, कि हाँ हमसे पहले जब कोई इतना कर सकता है संघर्ष तो बाद में क्यों नहीं, हम क्यों नहीं कर सकते। हमारे पास तो तमाम साधन हैं, हमारे समय में तो कुछ भी नहीं था। ऑनलाइन क्लासेस ने, आज देखिए कि आप फेसबुक, सोशल मीडिया, है ना, इंटरनेट, सारी चीजें बच्चों के पास कोशिश करते हैं कि उनको मुहैया हो। हमारे समय में तो ये कुछ भी नहीं था। तो ये बहुत आसान हो गया अभी अभी मुझे लगता है कि पढ़ना, तो क्यों ना पढ़े बच्चियां। तो ये चीजें थी। बस इतना था कि बस करना है, किसी भी तरह से करना है। तो वो किया और लिखती रही। महिलाएं, मैंने दरअसल सफाई कर्मचारी आंदोलन है, मैं विल्सन है, बीजवाड़ा विल्सन। तो 2007 में मुझे ये हुआ कि उनके साथ पीएचडी के दौरान, जब मेरा पीएचडी में एनरोलमेंट की बात हुई, तो पीएचडी में एनरोलमेंट हुआ ही था 2008 में। उस दौरान मुझे विल्सन जी के साथ काम करने का मौका मिला, क्योंकि दलित साहित्य मेरे लिए बहुत बड़ी चीज था। मैं बहुत कुछ जानना चाहती थी। जो लोग लिख रहे थे, नए लोग जिनसे मेरा परिचय हुआ, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, शिवराज जी, या लक्ष्मण गायकवाड़, मैंने उन सबको अपनी पीएचडी में शामिल किया है। मेरी पीएचडी का विषय जो है वो हिंदी दलित साहित्य में जनतांत्रिक मूल्यों का अध्ययन है।
तो मुझसे कहा गया कि क्यों करना है दलित साहित्य में पीएचडी, क्योंकि सोचिए अब आज 2007-8 में जब मैं ये पीएचडी भी कह रही थी मुझे इस पे शोध करना है, तो विषय ही एक तो ऐसा था कि जनतांत्रिक मूल्यों की खोज, और वो भी दलित साहित्य में क्यों करनी है। और मुझसे कहा गया कि आप एक महिला हैं, तो महिला इतना सारा स्त्री लेखन हिंदी साहित्य में है, उस पे क्यों नहीं करती हैं, कृष्णा सोपती पे कर लीजिए, ममता कालिया पे कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है, वो लेखिका है, मेरी जितनी समझ थी मुझे ये समझ में आया कि क्यों हमारे रचनाकार जो लिख रहे हैं तो उसको जानना जरूरी है, मेरे लिए मुझे जानना चाहिए। और शोध का विषय जब जब विश्वविद्यालयों में आ गया है दलित साहित्य, तो शोध का विषय वो क्यों नहीं बन सकता। तो मुझे मेरा यही रहा कि नहीं, मुझे दलित साहित्य में ही करना है, मुझे जानना है और चीजों को लेकर आना है बाहर। अगर शोध भी करना है तो शोध के जरिए कुछ तो आएगा, कुछ चीजें शामिल होंगी, आगे जो शोधार्थी होंगे उनके लिए मदद होगी थोड़ी सी। तो बस यही था, यही उद्देश्य रहा। और खैर वो पीएचडी 2013 में अवार्ड हुई और बाद में वो पब्लिश भी हुई है, कलमकार पब्लिशर्स ने उसको किताब के रूप में प्रकाशित किया है, तो और निशुल्क प्रकाशित किया तो ये भी एक बड़ी बात है कि हम जो रचनाकार हैं, जो लिखते हैं, आजकल तो ये होता है कि आप मूल्य, हर चीज का मूल्य चुकाइए। और अभी तक मतलब मैं श्रेय देती हूँ उन लोगों को जिन्होंने मुझे लिखने के लिए भी प्रेरित किया, और साथ ही ये कहा कि हम छापेंगे। जैसे अभी समय साक्ष्य प्रकाशन से ये स्त्री और कविता भी बिल्कुल हाल ही में एक छोटा सा लघु संग्रह आया था, ये स्त्री और कविता, 40 कविताओं का संग्रह है ये, और ये अभी 2024 में पुस्तक मेले में रिलीज हुआ। तो उन 40 कविताओं को ये समय साक्ष्य के जो प्रकाशक हैं उन्होंने मुझे खुद फोन करके मुझसे कहा कि हम छापेंगे, आप हमें भेजिए। तो एक रचनाकार के लिए तो उतना ही काफी है कि उसकी रचनाओं को सराहा जा रहा है और उसको महत्व दिया जा रहा है। प्रकाशन के लिए मुझे कोई मूल्य नहीं देना पड़ा। आप जो है अपनी तमाम किताबें हैं उनको आप बताइए और उसके बारे में संक्षिप्त में बताइए, ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो अगर लेना चाहें, ये पढ़ना चाहें तो वो संपर्क कर सके पब्लिशर से। तो किताबें अगर आप बताती जाएं एक बार तो ठीक रहेगा। दरअसल कुछ दो किताबें मेरे पास इस समय नहीं है, बाकी 3 संग्रह मेरे पास हैं। एक ये कहानी संग्रह है जो सम्यक प्रकाशन से आया था 2012 में, सॉरी ये देखिए, ये सम्यक प्रकाशन से आया, मेले में लड़की शीर्षक है इसका, मेले में लड़की। और ये 10 कहानियों का संग्रह है, और ये 10 कहानियां जीवन के 10 अनुभव हैं जिनको मैंने, मतलब ये सच्चे अनुभव हैं जिनको मैंने यहाँ रखा है। इसके अलावा मेरी 2 कहानियां, एक हंस में और एक कथादेश में प्रकाशित हुई हैं, 2019 में कथादेश में और 2020 में हंस में प्रकाशित हुई है। एक का नाम है काली, काली एक नायिका है उसमें, जो कथादेश से प्रकाशित हुई, और दूसरी ठोकर है जो ट्रांसजेंडर की समस्या को लेकर है, और वो मेरा अपना अनुभव है अपने आसपास का, तो उसको लेकर मैंने कहानी लिखी है और वो हंस में प्रकाशित हुई है। तो इसके अलावा ये मैंने अभी आपको दिखाई दिया है, समय साक्ष्य से आया है लघु संग्रह। इसके अलावा माँ मुझे मत दो मेरा पहला संग्रह है, पहला कविता संग्रह, जिससे मुझे ये कह सकते हैं कि समाज में एक पहचान जिससे मुझे मिली। ये संग्रह हिंदी कविता कोश की पूरी साइट पे डला हुआ है, पूरा डला हुआ है। ये जो है कौन से प्रकाशन से है? ये दरअसल हिंदी एकेडमी ने, मैंने हिंदी एकेडमी युवा रचनाकारों को मौका देती है दरअसल, और मैंने उस समय ये 2010 में ऐसे ही भेजा था कि पहली कविताएं जो लिखी थी वो एकत्रित करके अखबार में न्यूज देख के, और ये भेज दिया था कि देखते हैं अगर हो जाता है तो प्रकाशन। तो ये भेजा और ये उनको पसंद आया, और ये मतलब उन्होंने ही इसका मूल्य प्रकाशन का चुकाया। बाकी मैंने बताया ना कि सफाई कर्मचारी आंदोलन के जो बेजवाड़ा विल्सन हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है हिंदी एकेडमी ने इसको सहयोग दिया है, लेकिन इसको प्रकाशित हम कराएंगे अपने यहाँ से, मतलब छपवाने का, प्रिंटिंग का उन्हीं को श्रेय जाता है। उन्होंने इसको डिजाइन किया, इसका कवर पेज वगैरह डिजाइन करवाया इसका, और उसपे मतलब उन्होंने इसको प्रकाशित किया। उसके बाद साहित्य एकेडमी में एक कार्यक्रम भी किया, इस पे इनोग्रेशन का कार्यक्रम सफाई कर्मचारी आंदोलन ने ही करवाया इस पे।
हाँ। और कुछ समय मैंने दलित लेखक संघ में पत्रिका के साथ काम किया। ये प्रतिबद्ध पत्रिका है। इसका ये वाला अंक जो हाँ। था, सावित्रीबाई फुले वाला, ये हमने निकाला था 2019 में। अच्छा, तो आप इसकी इसके संपादक संपादन मैं ही थी। जी, आप थे, हाँ। ये हम्म। इसका संपादन मैंने किया था। ये बाकी पत्रिका तो इसके आती अलावा है, मैंने भी, जी 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 बताएं। ये पत्रिका तो आती है मेरे पास में, अच्छा, देखते प्रतिबद्ध, हैं। जी हाँ। जी जी। हाँ। हाँ, तो ये निकल रही है लगातार, और हाँ। अच्छी पत्रिका है। बहुत सारे लोगों को इसमें शामिल किया जाता है। जो नए हम्म। रचनाकार हैं उनको भी शामिल करते हैं, कोशिश करते हैं उनकी रचनाओं को शामिल करने की। तो ये हम्म। रहता है। इस तरह से मतलब ये जो एक पढ़ते लिखते और समाज में जाते हुए, क्योंकि मैं जुड़ी फिर, मैंने बताया सफाई कर्मचारी आंदोलन के दौरान, उनके साथ हम्म। जुड़ने के बाद मैं महिलाओं के बीच में गई, जो दलित समाज की महिलाएं हैं। तो मैं नंद नगरी, सुंदर नगरी, इधर का एरिया जो है खजूरी खास, इधर जो मैनुअल स्क्वेंजिंग का काम होता था, वो मैंने अपनी आंखों से देखा। उनसे बात करती थी तो अंदर तक हिल जाती थी, क्योंकि मैंने हम्म। उनके घर की समस्याएं देखी, उनकी पीड़ाएं देखी, और उसको और नजदीक से महसूस किया। तो वो सारी चीजें थी, वो अनुभव थे कि क्यों एक समाज इतना मतलब ज्यादा इतने ऐसे अनुभवों से गुजर रहा है, और कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। हम्म। मतलब एक तो स्त्री, पर से दलित, और उस पर भी गरीब, उसके पास साधन नहीं है, वो शिक्षित नहीं है, तो और और दलितों में ऐसा दलित, काम करने के लिए, महादलित। जी मैं बोला उसके बाद में दलितों में दलित भी है, वो महादलित हैं। बिल्कुल, महादलित, मतलब और ज्यादा प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं। बिल्कुल। तो मतलब अब वो कहते हैं ना कि बहुत अंतर से आप अपने आप को जब जोड़ते हैं किसी चीज से, महसूस हम्म। करते हैं, तो वो झंझोर देती है आपको अंदर से। तो उन समस्याओं ने मुझे बहुत झकझोरा, बहुत ज्यादा। और फिर वो हम्म। मेरे पहले संग्रह की कई कविताओं में आई हैं। इस कविता में माँ मुझे मत दो जो शीर्षक है, इसमें एक रानी थी, उसकी तीन बेटियां थी दरअसल। तो हम्म। मतलब तीन बेटियां बेटियां थी, और हस्बैंड की सीवरेज में डेथ हो गई थी, सीवरेज वर्कर थी। और हम्म। सोचिए कि वो उसको उनकी जगह, मतलब उसको एक अच्छी मतलब महिला, पांचवी छठी तक पढ़ी हुई, और उसके बाद उसको तीन बेटियां हो गई। असमय पति की डेथ हो जाने के बाद उसके हम्म। बच्चे को स्कूल से निकाल दिया। इस चक्कर में मैं स्कूल में भी गई, प्रिंसिपल से भी लड़ी कि क्यों। वो हम्म। कह रहे कि नहीं, फिर हमारे यहाँ ना आसपास सारे बनिए हैं यहाँ पे, और मुस्लिम हैं, तो वो अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे स्कूल में। अरे वाह, ये तो बड़ा तो गलत है। उसकी बेटी को, मतलब प्राइवेट स्कूल था, तो उसने सोचा कि मेरी एक बेटी तो छोटी है, इसको प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का, उस टाइम पे प्राइवेट स्कूल का बड़ा क्रेज होता था 2010 के आसपास हम्म। ना। हम्म। तो उसको था, तो उसने जैसे तैसे उसको प्राइवेट स्कूल में डलवाया वहां के। अब सोचिए कि कैसा स्कूल होगा। एक बस्ती में एक स्कूल खुला हुआ है प्राइवेट के नाम पे, इंग्लिश मीडियम, उसमें डलवा हम्म। दिया। और वो बंदी एडमिशन तो ले लिया उसने। बाद में उसको कोई आके कह गया दूसरे परिवार का कि अगर तुम इसको यहाँ एडमिशन, इसकी माँ तो हमारे घरों में कूड़ा उठाती है, और तुम इसको यहाँ एडमिशन दोगे तो फिर हम नहीं अपने बच्चों को भेजेंगे। हम्म। तो ये जो अनुभव थे ना, इन्होंने बहुत झकझोर दिया बुरी तरह से, कि किस लिए। हम्म। तो फिर प्रिंसिपल मेरे सामने इस तरह से गिड़गिड़ा रही, मैं उसको कह रही कि क्यों, ये इसको पढ़ने का हक है, वो फीस दे रही है, टाइम से सब कुछ दे रही है, यूनिफॉर्म हम्म। खरीदी है उसने इतनी महंगी, और अब तुम कह रही हो हम्म। कि तो नहीं रखेंगे बच्चे को, क्या करेगी वो यूनिफॉर्म का और वो किताबों का, सारी चीजों का। तो कह रही मेरी मजबूरी है मैडम, मैं क्या करूं, किताबें तो हमें वापस कर दो, हम किसी और को दे देंगे, यूनिफॉर्म भी किसी और ओहो। को दे देंगे। मतलब लो भी उनके स्कूल से, ये भी था कि स्कूल से यूनिफॉर्म खरीदनी है स्कूल से। तो ये सारी हाँ। चीजें थी कि समाज कितना विभत्स है, मतलब कितना कितना उसको कहेंगे सेल्फिश है, कि एक सेल्फिश। बच्चे को सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ने दिया जा रहा क्योंकि वो इस जाति से आता है। मतलब जो बाबा साहब जो झेले थे वही चीज आज भी लोग झेल बिल्कुल रहे हैं। बदलाव झेल रहे हैं, बिल्कुल बहुत झेल रहे ज्यादा हैं। नहीं हुआ। हम्म। हाँ, तो मतलब 21वीं सदी में भी अभी अब आप देखिए इतनी सारी घटनाएं, अच्छा उत्पीड़न की घटनाएं सबसे ज्यादा दलितों के साथ होती हैं। मैं हम्म। मिर्चपुर गई हूँ, मैं पलवल गई, मैं इधर हाथरस गई हूँ। हाथरस पे तो मेरी पूरी 7 पेज की रिपोर्ट है, जो हम्म। कई सारे न्यूज़पेपर में छपी हुई उस टाइम पे। यूनिवार्ता ने उसको लिया, और यूनिवार्ता ने अलग अलग भाषाओं में, 7 भाषाओं में उसको प्रकाशित भी किया। वहां के संपादक ने मुझसे परमिशन लेके उसको 7 भाषाओं हम्म। में प्रकाशित किया। तो मतलब
अब सोचिए कि हमारी जो बच्चियां हैं वो शिकार होती हैं, और हम्म। कुछ नहीं है, और हमेशा आरोप ही छूट जाते हैं। अभी देखिए कल परसों की न्यूज़पेपर में है, कल के में ये, बल्कि उसमें बड़ा बवाल हो रहा है राजस्थान में, जयपुर में अभी। अच्छा, अर्जुन मेघवाल के साथ, क्या छोटे से बच्चे के साथ अभी ये कल के उसमें है कि इन्होंने कास्ट को लेके एक वो जारी किया है, सुप्रीम को, वहां के हाई कोर्ट ने, राजस्थान के हाई कोर्ट ने, कि आरोपियों को बरी कर दिया। वो कह रहे हैं कि ये हम्म। जाति सूचक शब्द ही नहीं है। मतलब सोचिए, किसी को भंगी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि जाति सूचक सही शब्द बात। नहीं है ना? नहीं तो जाति तो सूचक नहीं ये है तो आप अपना नाम रख लो आप। अपना अगर रख लो, जाति सूचक नहीं है तो बिल्कुल। अपना नाम रख लो, फिर क्या और दिक्कत फिर है? हाँ। प्रताड़ित करते क्यों हो उस चीज से? हाँ। अगर अगर आपको बिल्कुल। लगता है, यानी आप दूसरे को प्रताड़ित करने के लिए वो शब्द इस्तेमाल कर रहे हो ना, हम्म। आपने बना दिए जाति, और अब आप कह रहे हो कि वो जाति सूचक शब्द ही नहीं है। हम्म। तो मतलब ये इस तरह की चीजें लगातार घट रही हैं, तो आप उनसे किसी भी तरह से अपने आप को दूर नहीं कर सकते हैं, अनदेखा नहीं कर सकते हैं उन सारी चीजों को। और फिर वो चाहे अनचाहे वो चीजें आपके अनुभव का हिस्सा बनती ही हैं, जब आप कहीं ना कहीं वो हम्म। झकझोरती हैं आपको, तो फिर वो कविता के रूप में, कहानी के रूप में, लेख के रूप में आती ही हैं सामने। वो आती एक है। बिल्कुल। सचेतन रूप से, एक जागरूक व्यक्ति, मैं मानती हूँ कि मैं बहुत सारी चीजों से नहीं जुड़ पाती हूँ, लेकिन जितना जुड़ती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि वो दर्ज हो किसी भी रूप में, हम्म। और वो औरों के लिए भी, मतलब और भी लिखें उस पर, बात करें उस पर। हम्म। हम लोग नहीं बात करेंगे तो कौन करेगा? कौन करेगा? हमको जब करना होगा। इतने ऐसे ऐसे मुद्दों पे अगर हम बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बिल्कुल। तो जैसा कि लोग बात ही नहीं करते। मुझे याद आ रहा है कि 2010 में दिल्ली के जी, कार्यक्रम में मेरे ख्याल है कि आपसे हमारी मुलाकात हुई थी। जी, ऐसा मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, कोई कार्यक्रम में। और अभी जो चल रहा है, अ, आरक्षण को लेकर के जो हो रहा है, खासतौर पर जो आरक्षण वर्गीकरण को लेकर के जो बातें चल रही हैं, जी। तो इसको आप कैसे नजरिए से देखते हैं? देखिए, मैं बिल्कुल भी बायस नहीं हूँ। लोगों ने अभी जब जब जैसे ही ये आया, सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आया, उसके बाद हाँ। तब तक तो अमेंडमेंट भी नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं था। तब तब भी लोगों को प्रॉब्लम हो गया था। मैंने सिर्फ इतना लिख दिया था कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है, जिस संविधान से हमारा देश चलता है, उस संविधान के हिसाब से भी, मतलब समान प्रतिनिधित्व का सवाल जो है वो वहां पर सभी के लिए है। सभी जातियों को हम्म। समान रूप से शिक्षा का अधिकार है। तो मैंने ये बोल दिया था कि समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और इसी बात पर, मेरी इस टिप्पणी पर ही लोगों की ऐसी ऐसी प्रतिक्रियाएं हैं। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गैर जाति की, सजातीय जो अपने आप को, जो हमारे अपने भाई बंधु जो बोलते हैं अपने आप को, हम्म। उन लोगों की हम्म। प्रतिक्रियाएं इतनी खराब है। तो मतलब जाति में भी उपजाति का जो सवाल है, आप सोचिए कि वो कितना हम्म। कितना मतलब गंभीर है। और गंभीर है। हम लोग लोग। मानना नहीं चाहते हैं उस चीज को। अच्छा, मैं भुक्तभोगी हम्म। हूँ। मैंने तो ये चीजें मैंने भगत सिंह कॉलेज में भी मैंने एक अनुभव इस तरह का मुझे हुआ था 2011 में, हम्म। कि जिस टेबल पे हम लोग वहां पर लंच करते थे, तो टीचर इंचार्ज ने मुझे, मैं गेस्ट फैकल्टी के रूप में थी, और पहली बार मुझे अनुभव हुआ, मतलब शिक्षण संस्थानों में जाति को लेकर किस तरह की चीजें हैं। तो हम्म। वहां पर जो ओबीसी एक थे साथी, उन्होंने, मतलब इस तरह से एक मैडम थी, तो वो, मुझे नहीं पता था कि वो वहां टेबल पे लंच करते हैं। तो हम लोग जब कर रहे थे, गोस्वामी सर थे हमारे इंचार्ज से, वो बड़े अच्छे इंसान थे वैसे। उन्होंने कहा, पूनम तुम यहीं आके बैठ जाओ, यहीं करो हमारे साथ लंच। तो हम्म। उन मैडम ने मुझे एकदम से बोला कि अरे नहीं, यहाँ तो हम लंच करते हैं। तो हम्म। मुझे बड़ा मतलब मैंने क्या, यहाँ पे किसी का नाम तो नहीं लिखा है। मुझे थोड़ा सा खला। हम्म। तो मैंने कहा कि गोस्वामी जी ने मुझे इनवाइट किया तो मैं आ गई यहाँ पर, मुझे तो नहीं लग रहा है यहाँ किसी का नाम लिखा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वो हम्म। बात नहीं है, पर यहाँ पर हम लोग लंच। बाद में गोस्वामी जी ने मुझे बताया कि दरअसल उनका माइंड सेट थोड़ा सा इस तरह का है कि मतलब हम दलित हैं। और तो आप सोचिए कि आप कहाँ कहाँ लड़ेंगे, जहां इतने पढ़े लिखे लोग और मतलब इतने ऊंचे अपने आप को समझने वाले लोग, कि भाई हम वो प्रोफेसर लोग हैं ऐसा कर और रहे हैं, और खास वो तौर कर रहे पर हैं, शिक्षण तो वो संस्थानों क्या में ऐसा हो परोसेंगे? रहा है, ये अगली गंभीर पीढ़ी को, मामला। जागरूक पढ़ी लिखी पीढ़ी को वो क्या बिल्कुल। परोस रहे हैं? शिक्षण हाँ, संस्थानों में वही बहुत बुरा आप, हाल है। अगर मान लीजिए कि कहीं फैक्ट्री में हो रहा हो या कहीं ऐसे जगह हो रहा है जहां जी, पर ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं आते हैं, तो चलिए समझ में आता है कि ठीक है, समझ में आती। गलतियां हैं, शिक्षित है, हो सकता है। लेकिन शिक्षण संस्थानों में होना ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का।
और उसके बाद ये हुआ कि अभी मैंने तो इस दौरान जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने मतलब ये किया, आवेदन किया जब भी, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी इतने सारे मतलब इंटरव्यूज आए अभी, तो मैंने अप्लाई किया वहां पर। अच्छा, आप ये कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए, डीएससी ने जो हरियाणा में किया भाई, इस पे आरक्षण के सवाल पे, वर्गीकरण के सवाल पे, कि नहीं नहीं होना चाहिए। मैं कहती हूँ होना चाहिए, और दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी मूल्यांकन होना चाहिए, विश्लेषण होना चाहिए कि बिल्कुल। क्योंकि वहां ए और बी, हरियाणा में ए और बी कर दिया था कैटेगरी, तो इन हम्म लोगों को इन्होंने बीच में बंद करवा दिया था वो, अब फिर दोबारा से आया। हम्म तो ये कम से कम इससे ये तो, और सिर्फ उसमें एक जाति नहीं है, वाल्मीकि जाति नहीं है उसमें, उसमें और बहुत सारी जातियां शामिल हैं। डीएससी का जो सही है। डिसीजन है करीब उसमें करीब केवल करीब एक 35 जाति के जातियां लिए हैं। भी वर्गीकरण नहीं किया गया है, हाँ पर नहीं, पता नहीं क्यों 30 ये जातियां एक हैं जाति को असल में। टारगेट कर रहे हैं। जी। नहीं, टारगेट तो खैर जो जो भी मुखर होकर के उसको अपोज कर रहा है उसको टारगेट कर रहे हैं। उसको टारगेट कर लेकिन रहे हैं उसमें ये एक लोग। जाति नहीं है, करीब 30 हाँ, जातियां हैं, मैंने देखा है। बिल्कुल। और अलग अलग कभी कहीं, हाँ, प्रदेश में कहीं अलग अलग 40 बताया जातियां जाता हैं। है, 40 जातियां हैं, कहीं 30 बताया जाता है। जी लेकिन मैं जी। ये कह रही हूँ कि भाई, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का डाटा निकलवा के अगर उनसे पूछा जाए, तो पता चल जाएगा हम्म कि वहां पर ए कैटेगरी जो अपने आप को ए में रखते हैं और बी में हम रखते हम्म हैं, तो वो उन लोगों का कितना, क्योंकि वही आगे हैं। अब आगे अभी हम्म देखिए, मैं तो सीधा बोलती हूँ, और मैंने बोला उन लोगों को भी बोला मैंने, जो हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। हम्म मेरे बहुत सारे साथी दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, मैं नाम लूंगी यहाँ पर तो बड़ी लंबी लिस्ट आ जाएगी, लेकिन वो सारे हम्म उस ए कैटेगरी में ही हैं। उन्होंने कभी भी हम्म मुझे, उन्होंने कभी सपोर्ट नहीं किया। हम्म लेकिन अगर उनका कोई अपना सजातीय भाई बंधु जो भी है, अभी अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने परमानेंट हुए हैं सारे वही हुए हैं। हम्म तो सवाल क्यों ना खड़ा हो, ये जब मैंने कहा भाई मैं तो भुक्तभोगी हूं, मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं, लेकिन ये सवाल बनना चाहिए। कोई धोबी कास्ट से है, कोई दूसरा कुर्मी है, कोई दूसरी कास्ट से कोरी है, तो हम्म उन लोगों का प्रतिनिधित्व कहाँ है, कितना है? तो ये सवाल कोई बनता ही नहीं है, और जो सवाल उठाता है उसी को ये टारगेट करते हैं। मुझे पता नहीं क्या क्या लिख रहे थे उससे, वॉल पे तो आपने देखा अभी होगा कि किस तरह से। हाँ हाँ, मैंने देखा है। तो जी मैं एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ कि जी जी। एक कविता आपकी काफी चर्चित हुई और वो सिलेबस वगैरह में लगी, तो मैं चाह रहा हूँ कि उस कविता के बारे में बताएं, साथ में कविता की कुछ लाइनें अगर पढ़ें तो हमारे अच्छा दर्शकों के लिए अच्छा है। जी। अच्छा, हाँ, दरअसल मेरी 2-3 कविताएं जो हैं, उनको काफी अच्छा रिस्पांस मिला, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भी। और ये मेरे लिए खुशी की बात है, क्योंकि हम्म किसी स्त्री की आवाज को इस तरह से रिकॉग्नाइज करना, अ, क्योंकि अभी बहुत सारे मंच ऐसे चल रहे हैं, लेकिन हम लोगों को, मैं बार बार कहती हूँ कि अगर किसी भी अगर सवाल स्त्री का है और स्त्री की पीड़ा है, तो हम उससे उतने ही आहत होते हैं। हम ये नहीं सोचते कि वो स्त्री आदिवासी है, वो माइनॉरिटी से है, किसी भी माइनॉरिटी से हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुस्लिम हो, या फिर वो आदिवासी स्त्री है, या कोई और भी है। तो हमारे हम्म लिए ये सवाल नहीं होता, हमारे लिए पीड़ा पीड़ा है। लेकिन जब जाति की बात आती है, जब जेंडर की बात आती है, तो हम लोगों को समान लगता है, लेकिन जाति की बात आती है तो हमें तो वो समान लगती है पीड़ा, पर दूसरी जो स्त्रियां हैं उनको वो पीड़ा समान नहीं लगती। और ये सवाल है अपने आप में, क्योंकि बिरजपुर में भी जब हम गए, हाथरस में भी जब हम गए, वहां की गैर दलित महिलाओं से जब बात की, तो उन लोगों का वही कहना था कि नहीं, इनके साथ होना चाहिए, इनको सबक सिखाना चाहिए। किसको सबक हम्म सिखा रहे थे आप? मतलब एक स्त्री होकर ये कहना कि दूसरी स्त्री की का मतलब बलात्कार करके आप सबक सिखा रहे हैं उनको, तो ये मतलब कि क्या माइंडसेट है उन लोगों का? जाति कितनी ज्यादा उनके ऊपर हावी है, मतलब जो पेट्रियार्की है हम्म वो भी जाति के रूप में उन महिलाओं के ऊपर कितना काम करती है, ये उनकी बातों से पता चलता है। हम्म तो मिर्चपुर में भी यही अनुभव रहा। मिर्चपुर में तो जो आग लगाने में सबसे आगे थी महिलाएं, खुद उनके अपने, मतलब जो मुझसे कहा उन्होंने कि हमने तो छत पे चढ़ के
तेल के पीपे उलट दिए, लो ससुरो जलो। मतलब ये महिलाओं की स्टेटमेंट थी। और सोचिए कि अंदर से कैसा अजीब लगता है कि कैसे कोई महिला इतनी क्रूरता के साथ ये बात कह सकती है ना। तो वो मुझे वाकई लगता है कि ये बहुत जरूरी है, इस गैप को भरना बहुत जरूरी है। और वो जब तक महिला उस पीड़ा को जाति से बाहर निकल कर नहीं देखेगी तो वो नहीं होगा। मतलब स्त्री स्त्री की पीड़ा को समझे, ना कि जाति से उसको तोले। ये बहुत जरूरी है। लेकिन अभी स्त्री दर्पण करके और स्त्री काल करके बहुत सारी ऐसी साइट है जो महिलाओं की लेके आती हैं। लेकिन मैंने उसमें भी ये नोट किया है, मैं बोल रही हूँ, आपके मंच से बोल रही हूँ, और मैं तो विमल जी को भी बोल दूंगी कि वो दलित महिलाओं के सवालों को नहीं लेते कभी। वहां जितनी भी महिलाएं पहले से स्थापित है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो अनामिका हो, ममता कालिया हो, या और मृणाल हो, या और जो भी नहीं आ रही है अभी, तो वो उन सबको ले आएंगे। लेकिन दलित महिलाओं के सवालों पे, दलित महिला रचनाकारों को शायद वो रचनाकार ही नहीं मानते अभी भी। मैंने किसी दलित महिला रचनाकार की रचनाएं उनके मंच पर नहीं देखी। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो माइंडसेट जो बदलना चाहिए। अगर आप ये वो कहते हैं कि नहीं आप अपने आप को रचनाकार के तौर पे पेश करिए, तो रचनाकार के तौर पे वो कहाँ पेश करेगा अपने आप को, है ना? तो ये चीजें हैं जो खलती है कई बार। खैर, मेरी कविता जो मैं बता रही थी, उस कविता का पाठ, एक कविता है जो स्क्रोल मैगजीन है, अमेरिका की बहुत फेमस मैगजीन है, उसमें उसको जगह मिली। औरत और आग, 3 भागों में ये कविता है। मैं इसकी जो, और एक थी स्त्री जीवन का गणित। तो पहले मैं स्त्री जीवन का गणित पढ़ देती हूँ। छोटी कविता है और कुछ चीजें समझ में आएंगी उससे। बिल्कुल, स्वागत स्त्री है। जीवन का गणित। स्त्री जीवन का गणित क्या समझेंगे वे जो करते हैं खोखले दावे उनके अंतर मन को छूने के। स्त्री जीवन में कुछ भी 2 और 2 4 नहीं होता। स्त्री जीवन में कुछ भी 2 और 2 4 नहीं होता। जीवन की जोड़ घटा के बीच जुड़ता ही जाता है बहुत कुछ, और घटती जाती है औरत। औरत गुनाह होती है औरत से। औरत बट जाती है माँ, बहन, बीवी और बेटी में। जीवन के इस गणित में जोड़ घटा गुना भाग होती, वह कहाँ बचती है एक मुकम्मल औरत, वह बचती है केवल शेष। बहुत बढ़िया। तो एक ये कविता थी, और एक औरत और आग कविता जिसके बारे में मैं अभी बता रही थी। उसने कहा तुम में बहुत आग है। उसने कहा तुम में बहुत आग है। मैंने कहा आग और औरत उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी है सभ्यता, इंसान के इंसान बने रहने की। किंतु फर्क सिर्फ इतना है कि इंसान बनने की इस प्रक्रिया में हम स्त्री और पुरुष बने, मैं और तुम बने। पुरुष ने अपने हिस्से में रख लिया आग का संचित कोष, औरत के हिस्से में आग का बंटवारा भी रहा असमान। इसलिए पुरुष जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे उगल देते हैं आग, अपने हिस्से की आग। किंतु औरत ने अपनी आग संभाल कर रखी है सदी दर सदी, खर्चती आई है बड़ी किफायत से। ये इसका एक भाग है। इसका दूसरा बहुत भाग अच्छा है आपने। जी बहुत शुक्रिया। इसका दूसरा भाग है, औरत समझ चुकी थी प्रारंभ में हुए छल से गर्भ धारण की प्रक्रिया तक, प्रजनन की असहनीय पीड़ा से संतान की उत्पत्ति तक, कि पुरुष के हिस्से में आई ज्यादा आग विध्वंसक हो सकती है या फिर विनाशक समूची सृष्टि की। इसलिए जरूरी है सहेजना। इसलिए इसे विभिन्न भिन्न भिन्न रूपों में प्रकृति और संतति को बचाए रखने की इस अनंत कोशिश में स्त्री खुद ही बनती रही प्रयोगशाला। ठीक है, या और तीसरा पार्ट भी पढ़ूं इसका? हाँ, मेरे ख्याल है कि इतना काफी है। और जी बहुत अच्छी आपने कविता और गंभीर कविता आपने सुनाई। और गंभीरता मेरे ख्याल है कि आपकी कविताओं जी, बहुत की शुक्रिया। विशेषता भी है। और तो आपने जो समय निकाला बातचीत करने के लिए, इसका तो शुक्रिया मैं करूंगा ही। लेकिन मैं जाते जाते ये जानना चाहता हूँ कि अगर ये पूछूं मैं कि
पूनम जो है आगे क्या उसका प्लान है, वो क्या करना चाहती है, कौन सी किताबें आ रही हैं, तो बताइए जरा हमारे दर्शकों को क्या दरअसल कहेंगे। देखिए, मैं एक अपने आप को समाज से जुड़ा हुआ एक समाज के कार्यकर्ता के रूप में देखती हूँ, और लिखना हम्म, पढ़ना वो ठीक है, वो मेरे साथ सतत चलता रहता है। और अभी एक सफाई कर्मचारी आंदोलन ने ही मुझसे दोबारा से 100 कविताएं मांगी और कहा कि हम इसे अपने हम्म, यहाँ से प्रकाशित करेंगे। तो वो हद से सरहद उसका टाइटल है, और हम्म, वो जल्दी ही प्रकाशित होकर आएगी। इसके बाद एक संग्रह, कहानी संग्रह पर भी मैं अभी काम कर रही हूँ, जिसमें मेरी जो प्रकाशित हैं रचनाएं, अभी कहानियां, और कुछ एक मैंने लिखी हैं इस बीच, तो वो आएंगी उसमें। और बाकी आर्टिकल, रिव्यू मैंने कई किताबों के किए हैं, वो लगातार फॉरवर्ड प्रेस वगैरह पे भी प्रकाशित हुए हैं। हिंदी के जो हम्म, कृष्णा सोबती वगैरह हैं, या जो भी अभी प्रेमचंद के पत्रों पर मैं काम कर रही थी दरअसल, बीच में रुक हम्म, गया। तो मुंशी प्रेमचंद के पत्रों में स्त्री को देख रही थी मैं, और उस पर मैं जल्दी अ, सोच रही हूँ कि एक अच्छा आर्टिकल, एक रिव्यू उस पर आए। और बस इस तरह से कुछ कुछ चलता रहता है, पढ़ती रहती हूँ। और रेत समाधि भी मैंने पढ़ा, गीतांजलि श्री का अभी जो आया था, तो उस पर भी हम्म, मैंने लिखा है। उसको उसको भी एक रिव्यू की शक्ल में मैं मतलब रखूंगी जल्दी ही। तो बस हम्म, यही सब चीजें हैं, चलता रहता है, पढ़ते रहते हैं। चलिए। और समाज में जहां जैसे और जुड़ने की जरूरत है, वो हमेशा कोशिश आप रहती है कि मैं रहूं। जी, तो बहुत शुभकामनाएं हैं हमारे इस चैनल की तरफ से भी कि आपकी जो रचनाएं हैं वो जल्दी प्लेटफॉर्म में आए, पब्लिक प्लेटफॉर्म में, ताकि लोग जो हैं पढ़ें और कुछ जानने समझने के लिए उनको मिले। और और भविष्य में भी कुछ मुद्दों को लेकर के हम लोग बातचीत करते रहेंगे, और आपने अपना बहुमूल्य समय दिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका बहुत मैं बहुत धन्यवाद धन्यवाद संजीव जी। और धन्यवाद मैं उन दर्शकों को भी करूंगा जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं। आपने अपना समय निकाला, इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। और अगले हफ्ते फिर हम किसी खास पर्सनैलिटी को लेकर, पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की इस कड़ी में फिर आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बहुत जय हिंद। शुक्रिया।